हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 2 हमारा है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी मानव के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यानी प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो प्रजनन का शाब्दिक मतलब आपको पता है कि हर एक जीवधारी के अंदर क्षमता होती है कि वो अपने ही समान संतानों को उत्पन्न कर सके या पैदा कर सके। तो जीवधारियों के अंदर एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा जीवधारी अपने ही समान संतानों को या आप कह सकते हैं जो भी पुत्र या पुत्रियां हैं इनको पैदा कर सके, यही गुण या यही क्षमता क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब किसी भी मानव के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होगी, थोड़ा सा तो आपको यह समझना है। अगर हम बात करते हैं मानव जनन की, तो मानव जनन में आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि किसी भी मानव के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे आपने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा है, उसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे कि मानव के अंदर भी कौन सा जनन होता है, मानव के अंदर भी लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रजनन होता है, या आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें सबसे पहली चीज तो युग्मक का निर्माण होगा। और जब युग्मक बन जाएंगे तो वही युग्मक आपस में क्रिया करेंगे यानी आपस में मिलेंगे, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो फर्स्टली यानी कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि युग्मक का निर्माण होगा। अगर कहीं पर भी लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि युग्मक का निर्माण होना चाहिए। जब तक युग्मक नहीं रहेंगे तब तक लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि युग्मक का निर्माण होना चाहिए यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब ये जो युग्मक बन गए हैं, युग्मक चूंकि दो प्रकार के बनेंगे, एक तो होगा नर युग्मक, दूसरा होगा मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक। आपको पता है कि नर युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। ये आप लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो नर युग्मक क्या कहलाता है, किसी भी मानव के अंदर नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और यदि हम बात करते हैं मादा युग्मक की, यानी कि जो हमारा फीमेल गैमेट होता है, तो मादा युग्मक क्या होता है यानी कि फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट कहलाता है अंडाणु यानी कि ओवम। तो ओवम या अंडाणु जो होता है ये क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट। अब जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं। ये जब आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं यानी कि एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे चल के किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। और फिर वही भ्रूण जो है एक नए शिशु का डेवलपमेंट यानी कि निर्माण करता है। तो ये लैंगिक जनन की एक बेसिक सी प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले तो युग्मक का निर्माण होगा, फिर युग्मक आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, युग्मक जब आपस में मिलेंगे जिस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपको पता है कि एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड संरचना बनती है, जिसको हम जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं। और यही जाइगोट या युग्मनज बदल जाता है किसमें, भ्रूण में, और फिर भ्रूण से एक नए शिशु का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। तो चूंकि हमारा जो लैंगिक जनन है मानव के अंदर, उसमें सबसे पहली चीज क्या है, युग्मक का निर्माण। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यही देखेंगे कि युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है किसी भी ह्यूमन के अंदर, तो मादा और नर दोनों के अंदर अलग अलग प्रक्रिया होती है युग्मक के निर्माण की। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन बेसिकली दो प्रकार से होगा, और उसका जो पहला टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को आज की इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, युग्मक जनन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी गैमेट के जो फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक के बनने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। अब युग्मक हमने आपको बताया दो प्रकार के बनते हैं, एक तो नर युग्मक बनेगा और दूसरा मादा युग्मक। तो नर युग्मक किसके बनेगा, नर के अंदर बनेगा, और मादा युग्मक का डेवलपमेंट कहां होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो युग्मक जनन के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। पहला होता है शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है अंड जनन, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। तो शुक्र जनन की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम यहां पे पूरा का पूरा डिटेल में समझते हैं कि यहां पे जो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है।
तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया ही कहलाती है क्या, शुक्र जनन। तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया कहलाती है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन। तो शुक्राणुओं के बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात आती है कि यह प्रक्रिया होती कहां है। तो आपको याद रखना है कि यह प्रक्रिया होती है वृषण के अंदर। किसके अंदर होती है, यह प्रक्रिया होती है किसी भी मेल के वृषण के अंदर। वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर होती है। कहां होती है, वृषण के अंदर। वृषण के अंदर एक आपको याद रखना है कि शुक्र जनन नलिकाएं होती है। क्या होती है, वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है। क्या होती है, वृषण के अंदर, वृषण के अंदर यानी कि टेस्टिस के अंदर आपको शुक्र जनन नलिकाएं दिखाई देगी। तो इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है होगी। तो वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इन्हीं से आप देखेंगे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे ही कोई भी मेल 12 से 14 वर्ष की अवस्था में इंटर करता है, जैसे ही कोई भी मेल 12 से 14 वर्ष की अवस्था में इंटर करता है, तो आपको याद रखना है उसके अंदर एक हार्मोन्स का डेवलपमेंट ज्यादा मात्रा में होने लगता है, और उस हार्मोन्स का नाम है GnRH हार्मोन्स, यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो किसी भी मेल के अंदर जैसे ही वो पुबर्टी एज में, यानी कि जैसे ही वो यौवनावस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही 12 से 13-14 वर्ष की अवस्था में कोई भी जो मेल है वो इंटर करता है, वैसे ही उसके अंदर एक प्रक्रिया होने लगती है बॉडी में, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जैसे ही पुबर्टी एज आएगी, यानी कि यौवनावस्था जैसे ही स्टार्ट होती है किसी भी मेल के अंदर, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है उस मेल के अंदर शुरू हो जाती है। और ये कहां होती है, तो ये प्रक्रिया होती है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी जो इसका रेखा चित्र है, यानी जो ग्राफ है, उसके माध्यम से आपको किस प्रकार से समझना है। तो ये जो पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रोसेस होती है, ये शुक्र जनन की प्रोसेस जो है 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, 2 स्टेप में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। जो पहला स्टेप है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्व का निर्माण। पहला चरण क्या है, पहले चरण में क्या होगा, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। तो पहले चरण में हमेशा आपको याद रखना है कि किसका निर्माण होता है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। तो पहले स्टेप में तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, यानी कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरी अवस्था होती है, दूसरा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। तो जब शुक्राणु पूर्व बन जाते हैं, शुक्राणु पूर्व से जब शुक्राणु बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण, या इंग्लिश में हम इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण में क्या होगा, शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शुक्र कायांतरण कहलाएगी, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। और 2 चरण कौन कौन से हैं, सबसे पहले शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, और उसके बाद फिर शुक्राणु पूर्व से शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जिसको हम बोलेंगे शुक्र कायांतरण, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है, और ये जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा कितनी प्रवस्थाओं में होता है, 3 प्रवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो इसकी 3 प्रवस्थाएं हैं शुक्राणु पूर्व के निर्माण होने की। सबसे पहली जो प्रवस्था होती है उसको हम बोलते हैं गुड़न प्रवस्था। क्या बोलते हैं, पहली जो प्रवस्था है उसको हम बोलते हैं गुड़न प्रवस्था। ठीक है, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। दूसरी जो प्रवस्था होती है वो होती है वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था है, दूसरी प्रवस्था होती है वृद्धि प्रवस्था। तो वृद्धि प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रवस्था को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो तीसरी प्रवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रवस्था। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो इतनी सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक में आपने क्या देखा, यहां तक में आपने देखा कि जो हमारा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहला स्टेप है शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा सबसे पहले, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण होगा,
और फिर शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनेंगे, जिस प्रक्रिया को हम बोलेंगे शुक्र कायांतरण, या इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजिनेसिस। तो जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा ये 3 प्रवस्थाओं में होता है। कितनी प्रवस्थाओं में? 3 प्रवस्थाओं में। पहली प्रवस्था है गुणन प्रवस्था, दूसरी है वृद्धि प्रवस्था और तीसरी कौन सी है? परिपक्वन प्रवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको पूरा का पूरा यहां पे ग्राफ में समझना है। जो वृषण है, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर कई सारी आदि जनन कोशिकाएं होती है, यानी कि प्रिमोर्डियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? प्रिमोर्डियल सेल। इन प्रिमोर्डियल सेल को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जर्म सेल बोलते हैं। तो ये जो जर्म सेल होती हैं, ये जर्म सेल क्या करती हैं? ये जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में इंटर करती हैं। यानी ये जो जर्म कोशिकाएं होती है कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। तो वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनके अंदर आदि जनन कोशिकाएं होती है, ठीक है, या जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं। इनको आप लोग और दूसरा नाम लिख सकते हैं आदि जनन कोशिकाएं, क्योंकि कई जगह में आपको आदि जनन कोशिकाएं लिखा मिलता है। तो आदि जनन कोशिका, तो वृषण के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं होती है, ये आदि जनन कोशिका कहां प्रवेश करेगी? ये मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रवेश करेगी। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब होता है गुणन प्रवस्था। क्या होता है? इसको आप लोग, ये जो पहली प्रवस्था, इसको आप लोग लिख सकते हैं गुणन प्रवस्था। तो जैसे ही गुणन प्रवस्था में ये हमारी प्रिमोर्डियल सेल यानी कि आदि जनन कोशिका जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रवेश करेगी, यानी जैसे ही गुणन प्रवस्था में प्रवेश करेगी, वैसे ही इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? वैसे ही इसके अंदर माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में आपको पता है कि 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8 कोशिकाएं बनती है। तो ये जो प्रिमोर्डियल सेल होती है वृषण के अंदर, यानी ये जो आदि जनन कोशिकाएं होती है, ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। अब जैसे ही ये प्रिमोर्डियल सेल यानी कि आदि जनन कोशिकाएं गुणन प्रवस्था में पहुंचेंगी, वैसे ही क्या होगा? इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन में क्या होगा? देखिए, ये जो हमारी डिप्लॉइड कोशिका है, आदि जनन कोशिका, इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएगी, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी। और आप लोगों को पता है कि जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कभी भी नहीं बदलती है। यानी ये जो हमारी प्राथमिक आदि जनन कोशिका है, इससे जो चारों कोशिकाएं बनी है, इनमें सबकी जो प्लॉइडी लेवल है, यानी कि सबकी जो सूत्र गुणिता होती है, वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। यानी ये भी हमारे डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी सेल कैसी है? डिप्लॉइड है, ये भी सेल डिप्लॉइड है, ये भी सेल डिप्लॉइड है। तो प्राथमिक यानी कि आदि जनन कोशिकाओं से ये जो चारों कोशिकाएं बनी है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? इनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल बन जाएगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया को आप लोग शुक्र जनन कोशिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? शुक्र जनन कोशिका बोल सकते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया भी कैसी है? डिप्लॉइड है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा कि वृषण के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं हैं, यानी कि जो प्रिमोर्डियल सेल होती हैं, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। कब होता है समसूत्री विभाजन? तो जब ये कोशिकाएं गुणन प्रवस्था में प्रवेश करती हैं, इंटर करती हैं, तभी उनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के थ्रू आप देखेंगे कि एक कोशिका से यहां पे 4 कोशिकाएं बन जाएगी, और इन चारों कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं, या आप शुक्र जनन कोशिका इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो शुक्र जनन कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल का यहां पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर यहां पे स्पर्मेटोगोनिया आपको ना समझ में आ रहा तो आप लोग यहां पे अच्छे से नोट कर लेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गई। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि कैसी है? डिप्लॉइड है, यानी कि द्विगुणित है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया प्रवेश करेगी किसमें? ग्रोथ फेज में, यानी कि वृद्धि प्रवस्था में। तो दूसरी प्रवस्था जो है, ये हमारी गुणन प्रवस्था पहली प्रवस्था थी, ये दूसरी प्रवस्था है। दूसरी प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी जो प्रवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रवस्था बोलते हैं। और वृद्धि प्रवस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये अपने आकार को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? अपने आकार को इंक्रीज करेगी। तो अपने आकार को इंक्रीज करके एक दूसरे प्रकार की सेल का निर्माण कर लेगी, यानी एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। और इस सेल को फिर हम क्या बोलते हैं? इस बड़ी सेल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, ठीक है ना, या प्राथमिक शुक्र कोशिका आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया बनी थी, उस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? ग्रोथ फेज होगा, यानी कि वृद्धि प्रवस्था होगी। तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार को इंक्रीज करेगी और फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या कहला जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहला जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कैसी होगी? तो ये भी होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है? ये भी डिप्लॉइड होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कैसी है? डिप्लॉइड है। अब इसके बाद होगा क्या? अब इसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन कब होगा? ये जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? अब यहां पे मैचुरेशन फेज होगा। जो तीसरी प्रवस्था होती है, उस तीसरी प्रवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था। क्या बोलते हैं? तीसरी प्रवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है। तो जैसे ही मैचुरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रवस्था आएगी, तो परिपक्वन प्रवस्था में 2 बार क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार? 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पे देखिए, जैसे ही मैचुरेशन फेज आई, ठीक है, तो ये जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, यानी कि पहला अर्धसूत्री विभाजन यहां पे हो गया। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन जो हुआ, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे 2 नई सेल बन गई है, और इन 2 सेल को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ? जब परिपक्वन प्रवस्था आई, तो इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनी, जिनको हमने बोल दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यहां पे जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, ये हमारा द्विगुणित था, लेकिन यहां पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, एक ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका, दोनों ही कोशिकाएं कैसी होगी? अगुणित होगी। कैसी होगी? अगुणित होगी। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यहां पे हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब भी किसी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या उनके अंदर आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि वृद्धि प्रवस्था के बाद क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, जो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। फिर ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, एक ये वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और एक ये वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इसको हमने बोल दिया मियोसिस सेकंड। क्या बोल दिया इसको हमने? इसको हमने बोल दिया मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा। तो जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये जो दोनों कोशिकाएं थी, जिसको हमने बोला था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी 2 नई कोशिकाएं बन जाएगी, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इससे भी 2 नई कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं? इन चारों जो कोशिकाएं, ये जो चारों कोशिकाएं बनी है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु पूर्व। क्या बोलते हैं? शुक्राणु पूर्व। तो ये हमारा शुक्राणु पूर्व जो है बन करके क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या बताया था सिंपल सा आपको, कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रिमोर्डियल सेल है, यानी कि वृषण के अंदर आदि जनन कोशिकाएं होती है, जो कि कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले गुणन प्रवस्था में ये कोशिकाएं प्रवेश करेगी। जैसे ही गुणन प्रवस्था में ये हमारी प्रिमोर्डियल सेल यानी कि आदि जनन कोशिका प्रवेश करेगी, वैसे ही इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। तो 1 से यहां पे 4 कोशिकाएं बन जाती है, और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल।
और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोथ फेज में इंटर करेगी, यानी कि वृद्धि प्रवस्था में जाएगी। तो जैसे ही वृद्धि प्रवस्था में प्रवेश करेगी वैसे ही ये अपने आकार को इंक्रीज कर लेगी और फिर ये बदल जाएगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें बदल जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाएगा। और फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होगा 2 बार। तो एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो यहां पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई है और फिर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पे 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। ठीक है, कितने स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, यानी कि 4 शुक्राणु पूर्व का निर्माण हो चुका है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है ये 2 स्टेप में संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होगा, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण कितने प्रवस्थाओं में हुआ, तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण 3 प्रवस्थाओं में हुआ, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं कि ये जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो चारों स्पर्मेटिड बनी है, इनका फॉर्मेशन किसमें से हुआ है, तो इनका फॉर्मेशन 3 प्रवस्थाओं में हुआ है। सबसे पहला गुणन प्रवस्था, फिर वृद्धि प्रवस्था और फिर यहां पे मैचुरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रवस्था। तो 3 प्रवस्थाओं के माध्यम से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि शुक्राणु पूर्व का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होगा शुक्राणु पूर्व से शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया। तो अब ये जो चारों स्पर्मेटिड है यानी कि चारों शुक्राणु पूर्व हैं, इन चारों शुक्राणु पूर्व से क्या होगा, ये वाली शुक्राणु पूर्व कोशिका जो है एक स्पर्म का निर्माण कर देगी। ठीक है, और ये वाली चारों जो शुक्राणु पूर्व हैं यानी चारों जो स्पर्मेटिड सेल हैं, ये चारों स्पर्मेटिड सेल क्या करेंगी, 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। कितने शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आपको यहां पे 2-3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार अक्सर पूछे जाते हैं, यहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से क्या बन गया, शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया। तो स्पर्मेटिड से अगर शुक्राणु बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो शुक्र कायांतरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो चारों स्पर्मेटिड कोशिकाएं बनी है, चारों स्पर्मेटिड कोशिकाओं से 4 शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह चीज तो समझ में आ गई कि यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई जिसके परिणाम स्वरूप 4 शुक्राणु यहां पे बन गए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि ये जो हमारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से आप लोग देख सकते हैं कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बन गए हैं, 4 शुक्राणु बन गए हैं। तो जब एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो अगर भैया एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अगर 4 शुक्राणु बनते हैं, कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो क्वेश्चन को कुछ भी पूछे आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे यह पूछता है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो अब आपके एग्जाम में चाहे 100 पूछे या आपसे 200 पूछे, अगर आपसे यह पूछेगा कि 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे उसका 4 गुना आपको कर देना है। तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। अगर आपसे पूछता है कि 200 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 800 स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो यानी आपको क्या समझ में आया कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे, 200 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 800 शुक्राणु बनेंगे। तो यानी सिंपल सी प्रोसेस है, आपको यह समझ में आ गया कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर।
इसके अलावा एक दो अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये जो पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रोसेस होती है, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स जो है भाग लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें आप लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से दो हार्मोन्स जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि हार्मोन्सों के अगर आपसे नाम पूछता है तो हार्मोन्स के नाम आपको याद होना चाहिए। दो हार्मोन्स जो है मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जो पहला हार्मोन्स है उसको हम बोलते हैं एलएच हार्मोन्स, और दूसरा होता है एफएसएच हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एफएसएच हार्मोन्स। तो एलएच हार्मोन्स मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एफएसएच हार्मोन्स मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपको जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको कवर करा दिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आपके पेपर में आती है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो रेखा चित्र द्वारा आपको विथ डायग्राम, ये रेखा चित्र है आपका, और इस रेखा चित्र की सहायता से आपको पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है समझ में आ गई होगी। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो किसी भी मेल के अंदर चलती है। जैसे ही कोई भी मेल पुबर्टी एज में इंटर करता है, यानी सिर्फ 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जैसे ही कोई भी मेल इंटर करता है, वैसे ही उसके अंदर यह प्रक्रिया चलने लगती है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, और यह प्रक्रिया लगभग कंटिन्यू चलती है। 60 वर्ष के बाद भी किसी किसी व्यक्ति के अंदर चलती है। इसके विपरीत जब आप जाएंगे अंड जनन की प्रक्रिया में, तो वो एक लिमिटेड प्रक्रिया है। मतलब 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है किसी भी फीमेल के अंदर, लेकिन ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक यह संभावना है कि उसके अंदर यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, कहां होती है और किस प्रकार से संपन्न होती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं। ठीक है, और जो भी इससे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोग बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र आपको 100 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको केवल 100 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे। ये पर्सनल नंबर है सर का, जिसमें आपको कांटेक्ट करना है 9685 29 91 49। ठीक है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए। मात्र 100 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। तो अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो अलग से आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही खूबसूरत हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है, तो वो लेकर के आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।